नमस्कार एवं उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। महंत नरेंद्र गिरी को बाघंबरी मठ में दी गई भू समाधि। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह बताई फांसी। 5 डॉक्टरों की टीम ने किया था पोस्टमार्टम। बड़ी संख्या में संत समाज रहा उपस्थित। मुख्यमंत्री योगी रहे नोएडा, हापुड़ और अमरोहा के दौरे पर। नोएडा में किया मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण, तो अब हापुड़ और अमरोहा को दी कई योजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री योगी ने अमरोहा में किए 433 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का किया बखान, कहा किसानों और आम जनता को दी राहत। यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान यूपी के दौरे पर। 23 सितंबर को गोरखपुर और 24 को लखनऊ में पदाधिकारियों की लेंगे बैठक। चुनावी रणनीति पर करेंगे चर्चा। मुख्यमंत्री योगी भी रहेंगे उपस्थित। कानपुर पुलिस ने किया लूट का खुलासा। लूट के 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सीआईएसएफ के जवान के घर से की थी लाखों रुपए की चोरी और व्यापारी से लूट। अवैध हथियार और ज्वेलरी भी की बरामद। चलिए अब खबरें विस्तार से। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के बाद नेहरू हॉस्पिटल में 5 डॉक्टरों की टीम ने उनके शव का पोस्टमार्टम किया। इसी बीच प्रयागराज में शहरी क्षेत्र के 12वीं तक के सभी स्कूल कॉलेज पूरी तरह से बंद रहे। इधर महंत नरेंद्र गिरी की अंतिम यात्रा पानी की टंकी तिराहा, आलोपी मंदिर तिराहा होते हुए लेटे हुए हनुमान मंदिर पहुंची, जहां महंत नरेंद्र गिरी को बाघंबरी मठ में भू समाधि दी गई। इधर अंतिम यात्रा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशनंद महंत नरेंद्र गिरी भी शामिल हुए। तो वहीं दूसरी तरफ महंत नरेंद्र गिरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत की वजह फांसी बताई गई। ऐसे में विसरा को सुरक्षित रख लिया गया है। तो वही महंत नरेंद्र गिरी जी की प्रयागराज की बाघंबरी मठ में स्थित भू समाधि पर उन्हें श्रद्धांजलि लगातार दी जा रही है। 13 अखाड़ों के महंत बाघंबरी मठ पहुंच चुके हैं। मठ में साधु संतों का जमावड़ा लगा हुआ है। महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या के मामले में प्रयागराज में हुई पंच परमेश्वर की बैठक में महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट को फर्जी करार दिया गया है। इसी के साथ उनके उत्तराधिकारी को घोषित करने की बात पर भी विवाद खड़ा हो गया है। निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्रपुरी ने सुसाइड लेटर को फर्जी बताते हुए उत्तराधिकारी की घोषणा करने से मना कर दिया है। अब संत बलवीर के उत्तराधिकारी बनने पर फैसला टल गया है। अब बैठक के बाद अगली तारीख 25 सितंबर को घोषित की गई है। इसी दिन महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी पर फैसला होगा और घोषणा की जाएगी। हालांकि रविंद्रपुरी ने बलवीर गिरी पर किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने सुसाइड लेटर की सत्यता पर सवाल उठाया है। गौरतलब है कि बलवीर गिरी भी निरंजनी अखाड़े के पंच परमेश्वर के सदस्य हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिले के तूफानी दौरे पर रहे। इस दौरान वे नोएडा, हापुड़, अमरोहा और संभल के दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री योगी ने नोएडा में मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके अलावा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का भी उद्घाटन उन्होंने किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में पहले गुंडाराज था, अब विकास की बात होती है। तो वहीं उन्होंने कहा कि हमें राष्ट्रधर्म सर्वोपरि रखना होगा। हापुड़ में धौलाना में मुख्यमंत्री ने करीब 391 करोड़ 11 लाख रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जो जनता से कहा वो करके दिखाया। विकास की योजनाएं हापुड़ जनपद की तीनों विधानसभा क्षेत्र की सरकार ने विकास के मामले में भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। लेकिन अगर धौलाना विधानसभा क्षेत्र से भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक होता तो संभवतः विजयपाल आड़के और कमल मलिक की तरह ही उसकी प्रॉपर पैरवी करके बड़ी बड़ी परियोजनाओं को यहां पर भी लाने का काम किया होता और विकास की योजनाओं का लाभ और तेजी के साथ मिलता। ये रूटीन के विकास की जो योजनाएं या जो जनरल साहब सांसद के रूप में हमारे सामने रख देते हैं, वे योजनाएं यहां आई हैं, आ रही हैं, उनका लाभ यहां के लोगों को प्राप्त भी हो रहा है। लेकिन कोई बड़े प्रोजेक्ट जो हापुड़ जनपद में लागू हुए हैं, जिनके कारण यहां के प्रत्येक नागरिक के जीवन में सुख और समृद्धि का एक मार्ग प्रशस्त होने वाला है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी ने अमरोहा में 433 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया और साथ ही कुछ का शिलान्यास भी किया। इस दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश में या तो गुंडे मारे जा रहे हैं या फिर जेल जा रहे हैं, किसी भी हाल में बख्शे नहीं जा रहे हैं और जो लोग उपद्रवी थे उनकी संपत्ति को जब्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। उनका हर्जाना उनकी 7 जन्मों की पीढ़ी से वसूला जाएगा। भ्रष्टाचार से युक्त व्यवस्था के साथ जुड़ती थी, लेकिन आज 4.5 साल का कार्यकाल जब सरकार का पूरा हो रहा है, आप देख रहे होंगे प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ और दंगाइयों को पहले से इस सरकार का स्पष्ट चेतावनी है कि अगर प्रदेश में दंगा करोगे तो संपत्ति जब्त होगी, सार्वजनिक संपत्ति को जलाओगे, किसी गरीब की झोपड़ी पर, गरीब के मकान पर आग लगाओगे या व्यापारिक प्रतिष्ठान को जलाओगे तो फिर 7 पीढ़ियां भुगतान करते करते थक जाएंगी, लेकिन उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। और एक स्पष्ट संदेश भारतीय जनता पार्टी के यूपी चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। लखनऊ पहुंचने पर धर्मेंद्र प्रधान का जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद प्रधान वीवीआईपी गेस्ट हाउस पहुंचे। यहां चुनाव की रणनीतियों को लेकर 24 सितंबर तक धर्मेंद्र प्रधान बैठकें करेंगे। इन बैठकों में मुख्यमंत्री योगी, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी उपस्थित रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव भी इसमें उपस्थित रहेंगे। 23 सितंबर को गोरखपुर में बैठक करेंगे धर्मेंद्र प्रधान, तो वहीं 24 सितंबर को लखनऊ में पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान उनके साथ पार्टी के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे समेत कई लोग उपस्थित रहेंगे। चुनावों का आगाज हो चुका है। हर राजनीतिक पार्टी ये प्रयास कर रही है कि आगामी 2022 के विधानसभा के चुनावों में उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुआ जाए। वहीं लगातार बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में आ चुका है और अब तैयारियां कर रहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों में जो बीजेपी का 350 का जो आंकड़ा, जो दावा और वादा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में 350 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी पर लेकर
फिर से सत्ता पर काबिज होगी, उसकी जो कयास है, उसका जो कोरम है, खाका ब्लूप्रिंट तैयार करते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। और धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री हैं वो वीवीआईपी गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर बैठ के चर्चाएं होंगी। उसके बाद में शाम को जिस तरह से जो धर्मेंद्र प्रधान का पूरा कार्यक्रम जो प्रस्तावित है, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पहुँच के संगठन के साथ में बैठक करेंगे। इसके साथ ही किस तरह से निर्णायक और नीतिगत तैयारियां की जाएं, फैसले किए जाएं, जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं उन्हें क्या कुछ मूल मंत्र दिए जाएं कि आगामी विधानसभा चुनावों में जो भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया कि 350 प्लस सीटें लाई जाएं, उस पर किस तरह से काम किया जाए, उसको लेकर लगातार तैयारियां जोरों पर देखने को मिल रही है। कैमरा सनोज के साथ मैं तिवारी, A1 TV, लखनऊ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का लखनऊ पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बता दें कि एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। इस दौरान हमारे संवाददाता आयुष अवस्थी ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से यूपी चुनाव को लेकर खास बातचीत की। अनुराग ठाकुर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए है। सर, 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए क्या क्या तैयारी है? आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में उत्साह है। जनता मोदी योगी के लिए विशेष प्यार रखती है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन, गुंडाराज मुक्त करने का काम जो योगी जी ने किया है, उसको देखकर मैं यही कह सकता हूं कि 2017 का रिकॉर्ड हम 2022 में तोड़ेंगे। विपक्ष लगा सर क्या तो ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनुराग ठाकुर तो जिन्होंने बताया कि बीजेपी हमेशा अपना काम करती है। राजधानी लखनऊ से A1 TV के लिए आयुष अवस्थी की रिपोर्ट। कानपुर देहात के भोगनीपुर कोतवाली पुलिस ने लूट के आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। छतेनी इलाके में 13 सितंबर को उरई के व्यापारी के साथ बाइक सवार बदमाशों ने बाइक समेत नकदी लूट ली थी। तो वहीं 5 महीने पहले रूरा थाना के कस्बे में CISF के जवान के घर से 15 लाख रुपए की चोरी हुई। दोनों ही मामलों में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से अवैध हथियार समेत ज्वेलरी और नकदी भी बरामद की गई है। जिस टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, उनको SP ने इनाम देने की घोषणा भी की है। तेरह की शाम को एक उरई से एक व्यापारी जो बाइक बेचने का काम करता है, तो उसकी यामाहा ब्रांड की स्कूटी जो है कुछ 3 अभियुक्तों ने लूट लिया था और उसको चोट भी पहुंचाई गई थी। इस क्रम में स्वास्थ्य टीम और थाना भोगनीपुर की टीम CO भोगनीपुर के नेतृत्व में लगाई गई थी। इस टीम ने अच्छा काम करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उसमें घटना में जिस बाइक का इस्तेमाल हुआ था, उस बाइक को भी बरामद किया गया है। इसके साथ ही 2 अन्य अभियुक्त भी उनके अन्य साथी पकड़े गए हैं, जिन्होंने अप्रैल में रूरा थाना क्षेत्र में एक CISF के जवान के घर में जो चोरी हुई थी, उसका भी अनावरण किया है। काफ़ी मात्रा में असलहे, 3 असलहे और काफ़ी मात्रा में जेवर बरामद हुए हैं। यूपी में कोरोना पर काफी हद तक लगाम लग चुकी है। उत्तर प्रदेश की 52.78% आबादी ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज प्राप्त कर ली है। अब तक 7 करोड़ 94 लाख लोगों को टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है। इसी प्रकार 1 करोड़ 73 लाख लोगों ने टीके की दोनों खुराक ले ली है। प्रदेश में अब तक कुल कोविड वैक्सीनेशन 9 करोड़ 68 लाख से अधिक हो चुका है। ये किसी एक राज्य में हुआ सर्वाधिक टीकाकरण है। प्रदेश के 30 जिलों में कोविड का एक भी एक्टिव केस नहीं है। प्रदेश में अब तक 7 करोड़ 69,25,210 सैंपल की कोविड जांच भी हो चुकी है। ये देश के किसी एक राज्य में हुई सर्वाधिक टेस्टिंग है। बस्ती जिले में एक महिला ने कप्तानगंज थाना इलाके की महराजगंज चौकी के इंचार्ज पर मारपीट के मामले में सुलह करने को लेकर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि मुझे और मेरे परिवार को दबंगों ने घर में घुसकर पीटा और इस मामले में 1.5 महीने पहले पुलिस में लिखवाया भी था, लेकिन दबंगों की ऊंची पहुंच के चलते मेरे और मेरे परिवार के ऊपर ही फर्जी मुकदमा दायर कर दिया गया। साथ ही हम पर सुलह करने को लेकर भी दबाव बनाया जा रहा है। तो वहीं इस मामले को लेकर उप जिलाधिकारी ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में है। इस मामले में जांच करवाकर उचित कार्रवाई की जाएगी।
बीच रोड पे मारने के बाद में 2 बार हम सुलह कर लिए। सुलह करने के बाद तीसरी बार हमारा फिर पीछे का रास्ता भी रोक दिए। जब हम आने जाने लगे बस उसके बाद हमारे घर में घुस के मारे, हमको भी मारे, हमारे लड़के को मारे। उस समय हमारे पति भी नहीं घर पे थे। मारने के बाद जब हम थाने पे गए, अच्छा इन लोगों के नाम मुकदमा लिखा गया। लिखने के बाद तब कुछ नहीं बोले। अब 1.5 महीना जब बीत गया, दबाव डालना है कि तुम सुलह कर लो, नहीं तुमको मरवा देंगे, कटवा देंगे, तुम्हारे नाम फर्जी मुकदमा लिखवा देंगे। ये अनीता चौधरी नाम की महिला है, जो पहले भी मेरे पास आई थी। इनका सिविल कोर्ट में मामला विचाराधीन और आज इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है कि दूसरा पक्ष जो है हमसाज होकर के और हमें हमारे प्रति पीड़ात्मक कार्रवाई कराता है। अब खबर यूपी के चित्रकूट जनपद से, जहां 7 लाख के नामी डकैत बबली कोल के 4 सक्रिय सदस्यों को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने बदमाशों से 4 असला, जिंदा कारतूस और लूट के 7 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने बताया कि डकैत लाला कोल, देवमुनि, गया पटेल और रोहिणी में अब चुरनियाव गांव में ग्रामीणों के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें नकदी समेत 7 मोबाइल फोन लूट लिए गए। ऐसे में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मार्कंडेय के जंगल से आरोपियों को धर दबोचा, साथ ही पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। थाना मारकुंडी पुलिस और सर्विलांस टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए बबली कॉल गैंग से संबद्ध 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अभी 5 दिन पहले, जैसा कि आपको जानकारी है, मारकुंडी के पाठा क्षेत्र में इन लोगों के द्वारा असलहे के बल पर ग्रामीणों से लूटपाट की गई थी। इसी संदर्भ में इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया था, जो जंगलों में निरंतर कॉम्बिंग कर रही थी और इसी में पुलिस को सफलता मिली है और ये 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से लूटे गए 7 मोबाइल बरामद किए गए हैं और 4 राइफलें बरामद की गई हैं और कुछ कारतूस भी बरामद किए गए हैं। यूपी के रायबरेली से अगली खबर, बेखौफ बदमाशों को नहीं रहा पुलिस का भय। जी हां, अधिवक्ता पर जानलेवा हमला यहां पर हुआ है। कोर्ट से दरअसल घर पर जा रहे अधिवक्ता पर जानलेवा हमला हुआ। 4 से 5 बदमाशों ने अधिवक्ता पर हमला किया। हमले में गंभीर रूप से वो घायल भी हो गए। बता दें कि इसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया। जिला बार एसोसिएशन ने इस घटना की निंदा की है, साथ ही अपराधियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने की मांग की है। सदर कोतवाली क्षेत्र के महिला थाना के पास ये घटना देखने को मिली। क्या हुआ यहाँ पे आज? हमारे एक अधिवक्ता है जयंतपाल सिंह जी, वो दीवानी नारा से प्रैक्टिस करके अपने घर वापस जा रहे थे। महिला थाना के पास पहुँचे जब वो, तो उनके ऊपर कुछ लोगों ने प्राणघात तक हमला कर दिया, जिससे उनको गंभीर चोटें आई हैं। हम लोग जिला अस्पताल उनको लाए हैं, इलाज उनका हो रहा है, भर्ती हो गए हैं वो। इस मामले में वकील साहब ने चौकी इंचार्ज को प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे मुलजिमानों के हौसले बुलंद हुए और उन्हें हमारे अधिवक्ता पर हमला किया। मैं इस हमले की घोर निंदा करता हूं और जिला प्रशासन से मांग। सहारनपुर थाना सदर बाजार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने किशोर विनय की हत्या का खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 2000 रुपए के लेनदेन को लेकर वारदात को अंजाम दिया था। तारीख को एक लड़का थाना सदर बाजार क्षेत्र से गायब हुआ था और उसकी डेड बॉडी 16 तारीख में रामपुर थाना क्षेत्र में मिली थी। बाद में फिर उस लड़के की पहचान हुई विनय नामक लड़के के रूप में। उसमें थाना सदर बाजार में तत्काल उसमें अभियोग हत्या का लिखा गया। हत्या में जो तीनों अभियुक्त शामिल थे, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आला कत्ल उनकी रिश्तेदारी पे बरामद कर लिया गया है। हत्या के पीछे जो वजह आई है, इसमें से जो तीनों अभियुक्त में 2 अभियुक्त हैं, दोनों की अपनी अपनी वजह थी। संभल के बबराला कॉन्वेंट स्कूल में प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने नृत्य की प्रस्तुति दी। इस दौरान संभल जिला अध्यक्ष ओमवीर सिंह खड़क बंशी और बीजेपी गुन्नौर विधायक अजीत कुमार उर्फ राजू यादव ने की सरकार की नीतियों का बखान करते हुए बताया कि सबका साथ सबका विकास को लेकर काम करने वाली सरकार के कामकाज को लेकर बबराला में प्रदर्शनी कार्यक्रम किया गया है। सिद्धार्थनगर जिले के सदर पुलिस को सफलता मिली है। जिला अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट में कॉपर पाइप की चोरी का खुलासा किया गया है, जिसमें
5 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 2 चोर नाबालिग हैं। मामले का खुलासा सदर सीओ प्रदीप यादव ने किया। तो इस मामले में सीओ ने कहा कि 26 अगस्त को जिला अस्पताल में कॉपर पाइपलाइन को कुछ लोगों ने चोरी कर लिया था, जिसके खुलासे के लिए सिद्धार्थनगर थाने की पुलिस लगी हुई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खुलासे के लिए हमारी सिद्धार्थनगर पुलिस लगी हुई थी। आज दिनांक 22 तारीख को साड़ी तिराहे पर उपयुक्त जो चोरी करने वाले थे उन्हें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 2 बाल अपचारी हैं। उनके पास से एक चाकू बरामद हुआ है और 13 फीट कॉपर की पाइप बरामद हुई है। उनको गिरफ्तार करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या कबाड़ी भी पकड़ा गया है? जी हाँ, उसमें से 3 लोगों में से एक कबाड़ी भी है। इससे पहले भी इनका कोई नहीं, कोई अभी तक कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है। बाकी इसको दिखाया जा रहा है। अयोध्या जिले में चोरों का दुस्साहस लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब भगवान भी यहां सुरक्षित नहीं हैं। बता दें कि मामला है हैदरगंज थाना क्षेत्र का, जहां पर श्री राम जानकी मंदिर ट्रस्ट में चोरों ने अष्टधातु की 8 प्राचीन मूर्तियां पार कर ली। चोरी हुई मूर्तियां काफी पुरानी हैं। इनकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। पुजारी से घटना के बारे में जानकारी ली गई, तो वहीं जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में भीड़ भी जमा हो गई। फिलहाल पुलिस ने नाकाबंदी कराई है, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। अपराडीह स्टेट का एक मंदिर है, उनका एक निजी मंदिर है, निजी ट्रस्ट है, उसी के अधीन मंदिर है। उस मंदिर में कुछ पुरानी मूर्तियां रखी हुई थी प्राचीन, जिनको सुबह पुजारी जब पूजा करने के लिए आया तो उसने देखा कि दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और वो मूर्तियां वहाँ पर नहीं रखी थी। इस बात की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। मौके पर पुलिस पहुंची, उसने छानबीन शुरू किया। जिन 9 मूर्तियों के संबंध में ये बात कही जा रही थी कि वहाँ पर नहीं थी, उनमें से एक मूर्ति वहीं मौके पर गिरी हुई थी, जो पुलिस की तलाश में वहाँ पर मिली, और 8 मूर्तियाँ वो अभी बरामद नहीं हुई हैं। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।